मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है हाइड पार्क में। उनका नाम है समर इश्तियाक। वो स्पेशल एजुकेटर हैं और पील डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में बतौर स्पेशल एजुकेटर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। उसके अलावा बहुत सारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिटी काउंसलर के तौर पे भी खिदमात अंजाम दे रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इमिग्रेंट वालदैन के बच्चों को तरबियत से मुतल्लिक मशवरे देती हैं। वो स्पेशल नीड्स वालदैन को कम्युनिटी में मौजूद सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। साउथ एशियन इमिग्रेंट ख़वातीन को उनकी ज़ुबान में, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन जब आती हैं स्पेशली मर्दों की तो काफ़ी अच्छी बेहतर होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि बाहर काम करते हैं, ख़वातीन की नहीं होती, तो वो उन्हीं की ज़ुबान में जैसे उर्दू है, पंजाबी है, तो जो साउथ एशियन कम्युनिटीज़ के हैं उनमें वो प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें करती है बच्चों के लिए। वो थेरेपी करती हैं, मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी काम कर रही हैं। तो आज हमने स्पेशली उनको इनवाइट किया है अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए कि जब पाकिस्तानी या कैनेडियन जो इंडियन लोग, जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, वो कनाडा माइग्रेट करते हैं, तो उनके पेरेंट्स को, उनके बच्चों को और उनकी पूरी फैमिली को एडजस्ट होने में एक बड़ा टाइम लगता है। और वो ट्रांजिशन के बारे में, ट्रांजिशन में होते हैं तो बड़ी मुश्किलात आती है। लैंग्वेज बैरियर है, कल्चरल बैरियर है। उसके बाद जब बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं तो वो डिफरेंट कल्चर में ग्रोन अप होते हैं, तो वो, और पीछे हमें भी थोड़ा सा बैकअप पे ये होता है कि जब आप कंट्री छोड़ के आते हैं तो आपके जहन में एक वो स्टक हो जाता है माइंड वहीं पे, और हम ज्यादा पोजेसिव हो जाते हैं और बड़ा फियर हो जाता है कि हम अपना कंट्रोल लूज ना कर लें कल्चरल। तो बच्चों पे इन सब सिलसिले में आज हम बात करेंगे। तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ समर साहबा को हमारे प्रोग्राम में। जी समर, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत है? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, तो आपसे डायरेक्ट सवाल शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब लोग इमिग्रेंट यहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं, स्पेशली पाकिस्तान से या इंडिया से फॉर एग्जांपल कह लें, बाकी कम्युनिटी से डेफिनेटली आते हैं, तो उनके अपना एक, हर किसी का अपना कल्चरल बैगेज मैं कहूँगा साथ लेके आते हैं। तो उनको किस किस्म की जो है बच्चों को और जो यंग जनरेशन आती है उनको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम होती है? साउथ एशियन कम्युनिटी में जितने भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या श्रीलंकन और दूसरे ममालिक के लोग इमिग्रेशन लेकर कनाडा आते हैं, उनमें जब वो पेरेंटिंग के मराहिल से गुजर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा इशू जो उनको पेश आता है पेरेंटिंग में, वो दो डिफरेंट कल्चर्स को एक साथ लेकर आता है। तो इस सिलसिले में कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। हमारा कल्चर जो है, साउथ एशियन कल्चर, वो एक कलेक्टिव कल्चर है। उसमें लोगों की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्लोजनेस है। और जो कैनेडियन कल्चर है वो इंडिविजुअलिज्म पे बेस करता है। तो ये दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। बच्चों की पेरेंटिंग में भी ज़ाहिर है ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा करती है, क्योंकि जो हमारे बिलीव्स हैं, हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं या ट्रेडिशंस हैं, उनसे हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है कैनेडियन कल्चर को लेकर। मिसाल के तौर पे जब बात आती है बच्चों के लिए, जब बात आती है एजुकेशन की, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है बैक होम और यहाँ, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। इसी तरह जब रिलेशनशिप बनाने की बात आती है तो बच्चों और वालिदैन में काफ़ी फ़र्क होता है। जो बच्चों और वालिदैन के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है कैनेडियन कल्चर के मुकाबले में। और बच्चों को फर्दर रिलेशनशिप बनाने के लिए, आगे जाने के लिए, वो डेटिंग करना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। और दूसरी बात ये कि जो रिलीजियस बिलीव्स हैं हमारे, या जिस तरह हम अपने रिलीजन को परसीव करते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो भी कैनेडियन कल्चर में मिक्स होने में, उनको फॉलो करने में हमें, हमारे वालिदैन को परेशानी होती है कि हम अपने बच्चों को किस तरह सिखाएं। तो ये 3-4 चीजें हैं मेन, जिसमें काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करते हैं पेरेंट्स। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि ज्यादा जो आती हैं मुश्किलात, देखें जब एक नई फैमिली इमिग्रेंट होकर आती है, पहले 2-3 साल तो अगर उनके बच्चे छोटे हैं या वो भी कैनेडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, स्कूलिंग बातें हैं, तो उनका डेफिनेटली एक थोड़ा सा टाइम लगता है उनको भी एडजस्ट होने में, और वो अपने पेरेंट का कल्चर ही फॉलो कर रहे होते हैं। तो आप समझती हैं कि जब
पहले 3-4 साल में मुश्किलात ज्यादा आती हैं, या 5 years एंड बियॉन्ड ज्यादा मुश्किलात आती हैं बच्चों को, जब वो अपने बच्चे जिसको हम कहते हैं ना परपुर्जे निकालते हैं कनेडियन, उसके हिसाब से उस वक्त उनको चैलेंज पेश आता है? सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही इमिग्रेशन लेके पेरेंट्स आते हैं, मुश्किलात वहीं से शुरू हो जाती है। उस वक़्त अगर बच्चे छोटे हैं, तो वो इतना वर्बलाइज़ नहीं कर पाते कि उन पर क्या गुज़र रही है। हम्म। क्योंकि बच्चों को आते ही फ़ौरन इंटीग्रेट करना पड़ता है स्कूल में। जैसे जी स्कूल का बिल्कुल। माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो स्कूल में कल्चर और स्कूल में जो नॉर्म्स होती हैं, वो घर की नॉर्म्स और वैल्यूज़ से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। अगर ठीक है। स्कूल में ये सिखाया जा रहा है कि आपको येल करना या हिट करना इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल, जबकि हमारे कल्चर में जो है वो डिसिप्लिन के लिए कहते हैं कि सख्ती भी की जा सकती है, या मारपीट करना भी, बच्चों को अगर थोड़ा डांट डपट दिया या एक आध हाथ लगा दिया तो कोई बुरी बात नहीं, जबकि स्कूल में इसकी सख्ती से बच्चों को ये तालीम दी जाती है कि ये अनएक्सेप्टेबल है, यू कैन नॉट टेक इट एट ऑल। तो वहीं से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है बच्चों के दिमाग में कि एक तरफ तो ये हमें सिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ घर का कल्चर डिफरेंट है। और भी बहुत सारी इस तरह की इश्यूज होती हैं, जैसे ओबीडियंस का मामला आता है हमारे यहाँ अच्छी पेरेंटिंग ये होती है कि आप ओबीडियंट बनाएं अपने बच्चों को। आपने जो कह दिया अपने तजुर्बात से बच्चों को सिखाएं, और बच्चे उससे सीख के बस वही फॉलो करें जो आपने कहा है, या एटलीस्ट अगर फॉलो नहीं करें वो आपके आगे बातचीत ना करें, उसको उससे कॉन्फ्लिक्ट ना करें, उससे इख्तलाफ ना करें। जबकि यहाँ स्कूलों में ये सिखाया जाता है कि क्वेश्चन करें, आप हर चीज को क्वेश्चन करें, और जो चीज आपकी समझ में नहीं आ रही हो। प्लस दूसरी चीज जो स्कूलों में बहुत ज्यादा होती है कि चॉइसेस दी जाती हैं आपको। जब आपको डिसीजन मेकिंग सिखाई जाती है, वहां पे इंडिपेंडेंट आपको एज एन इंडिपेंडेंट रेस किया जा रहा होता है स्कूल में। 8 घंटे जो आप स्कूल में गुजारते हैं, जी। वहां आप एज ए इंडिपेंडेंट पर्सन रेस हो रहे होते हैं, जबकि आप घर में एक ओबीडियंट और रिस्पेक्टफुल, हमारे यहाँ रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, स्कूल में रिस्पेक्ट का कॉन्फ्रेंस जो कॉन्सेप्ट है अच्छा, वो दूसरा डिफरेंट है। मुझे ये एक और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने जो ये जिस किस्म की चैलेंजेस का फेस किया है, आई विल गिव द एग्जांपल के पिछले जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो जगमीत वो क्यूबेक में गया, तो उन्होंने पगड़ी, जैसे वो अपना टर्बन पहनते हैं, अपने अटायर जो कल्चरल है उनका और जो रिलीजियस भी है, तो किसी ने कहा कि यू आर नॉट लुकिंग लाइक अ कैनेडियन, सो दिस इज अ कनाडा, व्हाट ही सेड, दिस इज अ कनाडा, सो इट्स नॉट, इज एवर इवॉल्विंग, और कल्चर को जो कनाडा है वो भी उसको सप्रेस नहीं करता, जो सब कल्चर्स है उनको वो प्रमोट करता है, अलाउ करता है। तो इसमें अगर इस तरह की चीजें आ रही हैं तो उसमें अगर वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे आता है, फिर मुझे बताएं। कल्चरल वैल्यूज को तो आपको कैनेडियन कल्चर बहुत आपकी जो भी मल्टीकल्चरलिज्म है उसको तो वो प्रमोट कर रहे हैं। वो आपके स्कार्फ पहन के आने को स्कूल, या as an educator even sometime on Fridays I normally wear कमीज शलवार in my school, क्योंकि मैं अच्छा फील करती हूँ कि मैं सेलिब्रेशन फील करती हूँ फ्राइडे की। उसकी मनादी नहीं है, लेकिन जो वैल्यू है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट जैसे कि बिल्कुल डिफरेंट है। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि एल्डर ने कह दिया तो आपने सुन लिया। रिस्पेक्ट का मतलब है एज अ पर्सन आप जी जी, ट्रुथफुल रहें, आप सच ट्रुथफुल है। बोलें, आप जो कानून की पासदारी है उसकी पासदारी करें, जो रूल्स है उनको फॉलो करें, और कुछ भी ऐसा काम ना करें अपनी जाती तसल्ली के लिए या जातियात के लिए जो दूसरे के लिए मुश्किल का बायस हो। मतलब अगर आप मेरा ये कोई कहना चाह रही है एक्चुअल कि है, रिस्पेक्ट का मतलब ये है कि अपने हाउ ट्रुथफुल यू आर, इट्स नॉट रिलेटेड टू, रिस्पेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू योर आपका घर में मुकाम क्या है और आपकी एज क्या है, इट इज हाँ, रिलेटेड टू ऑल। ये बिल्कुल इस बात से नहीं है कि जो बड़ा है अगर वो गलत भी कह रहा है तो आप उसकी बात सुन लें। ये हमारी वैल्यू है ना कि हम जी जी, खामोश रहते हैं अपने बड़ों के आगे, नहीं भी माननी होती लेकिन हम उन्हें कहते नहीं है कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, और हम ठीक उनसे है। डिस्कशन, मतलब हमारे कल्चर में डिस्कशन करना बुरी बात है। तो इसका मतलब ये आप कहना चाह रही हैं कि ज्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स की आती है, तो ये जो आपने चैलेंजेस बताए हैं उनको, ऑफ कोर्स अब आ गए हैं और आप माइग्रेट करके आए हैं, यू आर नॉट एक्सपैट कि आप कोई नौकरी करने के लिए सऊदी अरब और दुबई गए हैं और उसके बाद अपने पैसे भी वापस भेजने और वापस जाके अपने 10 के साल 15 साल के बाद सेटल होना है, तो यू आर नाउ, इट्स फॉर द जनरेशंस यू कम, ऑफ कोर्स थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, और वो उनका डिसीजन है नेक्स्ट जनरेशन का वेयर दे वांट टू लिव, बट एटलीस्ट यू कम फॉर अ लॉन्ग टर्म फॉर योर लाइफ। तो यस। इसमें पेरेंट्स कैसे चाहें कि वो एक अपना भी एक ट्रांजिशन हो, एक फ्यूजन क्रिएट करें अपने कल्चर को और कनेडियन कल्चर्स को, बिकॉज देयर इज नो स्टैटिक कल्चर ऑफ कनाडा आल्सो,
तो वो बच्चों को कैसे सपोर्ट करें कि वो उस कैनेडियन कल्चर का पार्ट बने, तो व्हाट दे शुड डू? अगर बेसिकली देखा जाए और करीब से मुताला किया जाए तो समझ में आएगा कि जो कल्चरल वैल्यूज असल में हमारी कल्चरल वैल्यूज हैं, जो स्पिरिट है हमारे कल्चर की या रिलीजन की, वो भी कोई बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है कैनेडियन कल्चर से। सच बोलना ओके, हमारे कल्चर में भी वैल्यू किया जाता है, जी बिल्कुल, दूसरे की खिदमत करना, इंसाफ की बात करना, कानून की पासदारी करना, अच्छे बुरे की तमीज करना, ये सब हमारे कल्चर का भी हिस्सा है। जी बिल्कुल, हम लोगों के साथ थोड़ा सा ये होता है कि हम पाकिस्तान से माइग्रेट या साउथ एशियन किसी भी कंट्री से माइग्रेट होकर आ जाते हैं, लेकिन हम अपने साथ एक डिलेमा लेकर आते हैं, या ये कहना चाहिए कि हम अपने साथ हम उस चीज को अम, हम जो है वो जितनी भी आपकी रिचुअल्स हैं उसको तो फॉलो कर रहे हैं। हम अपने हम्म, कल्चर की रिचुअल्स को ज्यादा फॉलो करने पे ज्यादा जोर देते हैं बजाय उसकी स्पिरिट को फॉलो करने के। अगर हम अपने कल्चर और रिलीजन और बिलीव्स की स्पिरिट को फॉलो करें तो वो बहुत करीब है कैनेडियन कल्चर हम्म, से। उसमें इतना हम्म, इतना तदारुक, मतलब इतना डिफरेंस जी नहीं बिल्कुल, है। दिस आर द इंटरनेशनल, मतलब वो तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि अगर झूठ बोलना किसी रिलीजन में, किसी सोसाइटी में भी एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरों की मदद करना, वॉलंटियरिज्म सोसाइटी में, ऑफ कोर्स गुड टू बी अ गुड सिटीजन। तो क्या क्या आप क्या समझते हैं कि क्या दो तीन चीजों का स्पेशली ख्याल रखना चाहिए जब बच्चे स्पेशली ग्रो कर रहे हैं और हाई स्कूल में और यूनिवर्सिटी में जा रहे हो बच्चे, तो एक पेरेंट्स तो को किन चीजों से एक तो सबसे बड़ी इज्तनाब बात करना ये चाहिए? कि स्कूल सिस्टम को लेके जो स्कूल सिस्टम को लेके जो कंफ्यूजन है पेरेंट्स के दरमियान, वो उसको समझें। हम्म, स्कूल में वॉलंटियर करें, स्कूल की कम्युनिटी से जुड़े, हम्म, स्कूल में वॉलंटियर करें, वहां पे स्कूल पेरेंट काउंसिल का हिस्सा बने, अपने पेरेंट टीचर से कनेक्ट रहें, क्योंकि अक्सर वालिदैन मेरे जानने वालों में ये शिकायत करते नजर आते हैं कि बच्चों को खेल कूद सिखाते हैं, कुछ पढ़ाते पढ़ाते तो है नहीं, और बच्चे सारा दिन जाते हैं खेल कूद करके आ जाते हैं। हमें ये ठीक है, समझने की जरूरत है कि यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो खेल कूद के जरिए ही आपके बच्चे को सिखाते हैं। उन जी वहां पे बिल्कुल, सख्ती करके, डांट डपट करके या बहुत ज्यादा प्रेशर करके नहीं पढ़ाया जाता। हम्म, सीखने पे ज्यादा जोर है, प्लस वो स्किल सिखाई जाती हैं जो जिंदगी में काम आए, ना कि वो स्किल जो सिर्फ एकेडमिक स्किल्स हो। हमारे पेरेंट्स एकेडमिक को लेके बहुत ज्यादा परेशान खुद भी रहते हैं और प्रेशर भी करते हैं। तो अगर वो स्कूल सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे किसी ना किसी तरीके से, तो वो समझ पाएंगे कि सिस्टम डिफरेंट है। क्लासरूम टीचर से कनेक्टेड रहें और हेल्पफुल बनने की कोशिश करें। स्कूल से पूछें हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, इंस्टेड ऑफ एक फियर या एक तरह की एंजाइटी पेरेंट्स में होती है जब वो दूर से खड़े होकर सिस्टम को देख रहे होते हैं। एक तो ये, दूसरा ये कि कम्युनिटी में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो पेरेंटल स्ट्रेटजीज आपको प्रोवाइड करती हैं, जो हम्म, बताती हैं कि कैनेडियन कल्चर में कौन सी पेरेंटिंग एक्सेप्टेबल है। हम्म, टू मच स्ट्रिक्टनेस या बहुत ज्यादा जिसे हम कहते हैं ब्रिक वॉल पेरेंटिंग स्टाइल यहाँ पसंद नहीं किया जाता। यहाँ पे इंसानों को, बच्चों को इंसान, लिटिल पीपल यानी कि इंसान ही समझा जाता है, और उनकी जी, राय को अहमियत दी जाती है, उनकी शख्सियत को अहमियत दी जाती है, उनके इंटरेस्ट को अहमियत जाती है। दूसरी चीज जो है वो ये कि कैनेडियन स्कूल सिस्टम में एकेडमिक्स के अलावा एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज की बहुत अहमियत है। अगर अच्छा आप जी, कैनेडियन पेरेंट और देसी पेरेंट में डिफरेंस देखना चाहें तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि कैनेडियन पेरेंट्स अपने बच्चे को इक्वल लेवल पर जो कम्युनिटी में दूसरी सर्विसेज है, स्विमिंग है, स्केटिंग हम्म, है, उसमें इन्वॉल्व रखते हैं बहुत बचपन से ही। वो लाइफ स्किल सीखने में मदद करती है, वो सोशल स्किल सीखने में मदद करती है, मूव अराउंड होने में, मोटिवेट होने में बच्चों को मदद करती है। तो खाली पढ़ना ही नहीं है बल्कि जिंदगी गुजारने के तरीके भी सीखने हैं, एक्टिव भी होना है, मिंगल अप करना भी सीखना है। तो ये कुछ कुछ चीजें तो ये हैं कि जिनको अपनाकर आप ये कर सकते हैं। दूसरा, हम सीख सकते हैं कैनेडियन कल्चर के बारे में, जान सकते हैं। कितने हमारे लोग हैं जो जाते हैं, जो आप चर्च में बाकायदा सेशंस होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि क्या हम्म, रिलीजन है, क्या कल्चर है, क्या क्या चीजें, और वो आपकी भी सुनते हैं और अपने भी सुनाते हैं। जी तो आप बिल्कुल, जाएं वहां पे और जाने, सवाल करें, जो चीज समझ ना आए उस पर सवाल उठाएं, उसे समझने की कोशिश करें, बजाय ये कि बगैर जाने बूझे, बगैर पढ़े, कोई किताब, कोई अखबार, कोई वीडियो देखे बगैर आपने एक राय कायम की हुई है, और उस राय में आपने डिसाइड कर लिया कि हमारा कल्चर इस कल्चर से बिल्कुल मुख्तलिफ है, हमारा बहुत अच्छा है और इनका बहुत खराब है। अच्छा, इसमें लेकिन एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि देखें, जैसे आपने बात की जो वैल्यूज की, वैल्यूज तो ठीक है, लेकिन जैसे हम अपने प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, रिचुअल्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें
कनाडा में जो जनरली मैंने ये देखा है कि ओपिनियन ये आता है कि पाकिस्तान में भी डेफिनेटली अगर हम देखें या इंडिया में तो बहुत इतनी अच्छी आइडियल सिचुएशन नहीं है, तो वहां पे भी हर तरह की चीजें हैं, ड्रग्स भी है, हर तरह के हैं। लेकिन यहाँ पे वहां पे एक बिकॉज ऑफ द सेम रिलीजन एक कल्चर में ग्रो होते हैं, पूरा ब्रॉडर सोसाइटी में मोस्टली पीपल एक कल्चर को फॉलो करते हैं, तो वहां पे एक मैक्सिमम बच्चे के खराब होने का जिसको हम कहते हैं सो कॉल्ड वो एक लिमिट का हमें पता है। यहाँ पे कुछ भी किसी भी हद तक लिमिट जा सकती है, बच्चे ड्रग्स में चले जाते हैं, यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जैसे हमारे रिलीजन में नहीं है, इस्लाम में लाइक विदाउट लाइक कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। यहाँ पे ये एक्चुअली फियर होता है पेरेंट्स को, कोई ऐसा नहीं होता कि वो पढ़ने में या स्विमिंग में इन चीजों से रोकने के लिए इस फियर को कैसे दूर किया जाए और कैसे एड्रेस किया जाए। ओके, जो फियर आपके हैं कि बच्चे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिपेंड ये नहीं है कि पाकिस्तान में बच्चे बिगड़ते नहीं है, बिल्कुल बिगड़ते हैं। पाकिस्तानी सोसाइटी कोई बेहतरीन सोसाइटी नहीं है, वहाँ तशद्दुद की जो सूरत हाल है, वहाँ पे जो अगर यहाँ बच्चे जो है वो दूसरी आप ड्रग्स में जा रहे हैं तो वहाँ भी कोई नीचे नहीं है शरह। Exactly. लेकिन उर्फे आम में वहाँ पे एक कम्युनिटी होती है आपके अराउंड, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके मोहल्ले वाले, आपके रिश्तेदार होते हैं, तो आप सपोर्टेड होते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल अकेले होते हैं, लिहाजा आपकी सपोर्ट के लिए कैनेडियन इदारे हैं, कम्युनिटी के इदारे आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आप किस तरह अपने बच्चे को सपोर्ट करें, किस तरह सीखें, उसको क्या करें। रही बात जहाँ तक ड्रग्स में इन्वॉल्व होने की, एक बहुत बड़ी वजह, एक अभी पील रीजन ने एक बहुत बड़ी स्टडी कंडक्ट की है, क्योंकि पील रीजन में साउथ एशियन बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है, तो उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की है कि क्या वजह है कि बच्चे जो है साउथ एशियन बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं, जबकि घर का डिसिप्लिन बहुत सख्त होता है, पेरेंट्स बहुत इन्वॉल्व होते हैं। पेरेंट्स एक्चुअली हमारे पेरेंट्स तो यहाँ इस हद तक के वो दे डोंट लिव देयर ओन लाइफ, दे लिव फॉर किड्स। They say we don't take breaks, हम खुद जो है वो डेट नाइट पे नहीं जाते पेरेंट्स, हम बच्चों के साथ रहते हैं, हम बच्चों को अपने आप से जोड़ के रखते हैं। फिर क्या वजह है? एक बहुत बड़ी वजह है कि हम अपने बच्चों से डायलॉग नहीं करते, हम अपने बच्चों को स्पेस नहीं देते। हम बच्चों को कहते हैं कि ये रूल है और इसको आपको फॉलो करना है। उससे उनमें अंदर ही अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होती है, वो कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से इस मुल्क में आए नहीं, जबकि जिस दिन से हमने इस धरती पे कदम रखा उस दिन से हम स्ट्रगल कर रहे हैं आपके साथ। आपको आपकी स्ट्रगल नजर आती है कि आपको जॉब में प्रॉब्लम हुई, आपको प्रोफेशनल अपग्रेडिंग में प्रॉब्लम हुई, आपको हमारी स्ट्रगल नजर नहीं आ रही कि स्कूल में डिफरेंट आइडेंटिटी है, बाहर आपकी डिफरेंट आइडेंटिटी है, सोशल आइडेंटिटी, और अब घर में आपकी डिफरेंट आइडेंटिटी है। बाहर आपको प्रमोट किया जा रहा है कि आप एज एन इंडिविजुअल ग्रो हो, घर में आपको किया जा रहा है कि इंटरडिपेंडेंस हो आपकी, आप पेरेंट्स पे डिपेंड करें, पेरेंट्स आप पे डिपेंड करें। सो ये सारी चीजें पैदा ये होता है कि आपने जैसे बात की इंडिपेंडेंस की और इंडिविजुअलिज्म की, और डेफिनेटली व्हाई ऑफ कोर्स आपकी भी आपने भी एक एक्सपीरियंस आपने लिया डिफरेंट फेजेस से उससे, तो लेकिन एक डेफिनेटली ये सोच तो होती है कि जो कि आपकी जो इस वक्त सोच होगी एज ए मदर या मेरी एज ए फादर सोच होगी, या जिस एज में हम हैं, तो उन्होंने जो किया है, तो लेकिन एक 16 साल का बच्चा या बच्ची या 18 साल का 20 साल का बच्चे की ये वो नहीं होती, सोच नहीं होती। और हमने भी बहुत सारे उस वक्त हमें भी लगता था कि यस आई एम 100% राइट, लेकिन व्हेन यू लुक बैक इवन not only years, even next month, next day, next week, we say no, I was wrong. तो अगर, और दूसरा इनका हमारा जो कल्चर, बहुत सारी चीजें हमने जो चीजें की हैं रिलीजियस और बहुत सारी चीजें, ऑफ कोर्स कल्चर का तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती, उसमें ये है कि बहुत सारी चीजें हमने बाय प्रैक्टिस सीखी, हमारे पास उसका ना हमारे पास टाइम है, ना हमारे पास वो एजुकेशन है कि हम उसको वाई, अगर बच्चा पूछे कि वाई आई कांट डू दैट, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं पूछे पूरे कुरान से या हदीस से और पूरी निकाल के बुक्स निकाल कर पूरा उसके साथ 2 घंटे का सेशन करूं। तो मेरे पास एक क्या चॉइस रहती है, मतलब एज ए फादर, कि मैं उसको शट अप कॉल दूं या क्या करूं, मेरे पास इतना तो एक्सप्लेन ना, उसके पास इतना टेम्परामेंट है कि उसके पास टाइम है कि वो पूरी, मैं उसको 15 हदीसें और 4 कुरान की आयतें और वो मैं पूरी उसको कोट करके दिखाऊं। दैट्स द चैलेंज। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपके पास बेसिकली एज एन इमिग्रेंट पेरेंट आपके पास टाइम होता ही नहीं है, क्योंकि आप 2-3 महाजों पर एक साथ लड़ रहे होते हैं, आप इकोनॉमिकल बर्डन भी उठाए हुए होते हैं, आप सोशल लाइफ भी यहाँ पे एज एन इमिग्रेंट, सोशल लाइफ इज अ वर्क,
क्योंकि वीकेंड पे आपको सोशलाइज भी करना है, और अगर आप दोस्तों से इन टच नहीं रहते, उन्हें घर नहीं बुलाते या उनको नहीं एंटरटेन करते या उनके घर नहीं जाते, तो आपकी सोशल लाइफ भी खत्म हो, या उनके साथ बाहर नहीं मिंगल अप करते तो आपकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है। तो बहुत सारे महाज हैं जिस पे आपको बेवकूफ लड़ना है, और पेरेंटिंग का बोझ इटसेल्फ सिर्फ आपके ऊपर है। आपकी कोई एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है जो आपके साथ वो बोझ डाले। मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करती हूँ कि टाइम की कमी है इमिग्रेंट पेरेंट के पास। उसको पाकिस्तान में एक फैमिली या जॉइंट फैमिली में रह के एक फैमिली का हिस्सा बन के कम खर्चे में भी कम पैसे में भी हो मैं जाता था। एग्जांपल देता हूँ, जनरली जब हमें कोई इनवाइट करता है फैमिली फ्रेंड, हम जाते हैं तो बच्चे कहते हैं हमने नहीं जाना, ठीक है, तो अब वो कहते हैं दिस इज योर फ्रेंड। लेकिन हम उनको बताते हैं कि जब बेटा उन्होंने आपको एज ए फैमिली इनवाइट किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर आपको कोई इनवाइट करे तो आप उनके घर जाएं, ठीक है, या आपको अगर कोई तोहफा दें आप तोहफा दें और लोगों से लें, ठीक है। तो ये अब हमें हमारे पास भी एक शॉर्टकट यही होता है, क्योंकि इतना बहस का ना टाइम होता है, ना हमारे पास जारी बात है, हर बंदा कोई साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट बंदा है कि नॉर्मल पेरेंट होता है, तो हमारे पास भी होता है कि सबसे पहले जो आखिरी हथियार होता है ना, हम सबसे पहले वो निकाल के खड़े हो जाते हैं कि बेटा ये है, दिस इज द व्हाई यू हैव टू डू दैट। तो उससे ये चैलेंज आ रहा है। तो खैर एनीवे, तो ये तो उसका ही मेरे पास, ये जैसे आपने बहुत अच्छी सिचुएशन, ये सिचुएशन बहुत रियल है। इसका एक छोटा सा हल है। इसका छोटा हल ये है कि आप अपने आप से पूछें एज ए पेरेंट, या मैं अपने आप से पूछूं एज ए पेरेंट, कि मैं बच्चे को, अगर मैं अपने टीनेजर बच्चे को मैं किसी के घर, अपने दोस्त के घर लेके जा रही हूँ, तो व्हाट डज ही हैव देयर फॉर हिम। यस, अपने आप से सवाल करें, क्या उसकी उम्र के बच्चे हैं? क्या अगर बड़े हैं तो क्या वो बड़े उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं? क्योंकि बाज दफा ये होता है कि अगर बच्चे को सिर्फ कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व किया जाए, या उसको वो जो बातें हम कर रहे हैं अगर इस तरह की जाए कि उससे सवालात किए जाए, तो उसके सुनने से वो सीखता है बच्चा। तो हाउ मच एनर्जी यू आर रेडी टू पुट ऑन दिस, कि मैं अपने बच्चे को लेके जा रहा हूँ, मैं मेक श्योर करूँ कि मेरा बच्चा एंटरटेन हो वहां पे, या कुछ लर्न करे, या उठना बैठना सीखे। दैट्स गुड आइडिया। ये ना कि आप जाएं और आप अपनी बातों में लग जाए और उसको अबैंडन करके बैठ जाएं, तो बच्चा बैठा हुआ 2 घंटे अपने मोबाइल पे खेल रहा है। और फिर हम ये भी शिकायत करते हैं, ना सिर्फ हम टाइम नहीं इन्वेस्ट करते, बल्कि हम ये भी शिकायत करते हैं कि बच्चे मोबाइल पे खेलते रहते हैं सारा दिन। उन बच्चों के सामने ही उनको शेम और गिल्ट देते हैं, तो वो क्यों जाना चाहेंगे वहां पे? डेफिनेटली। अच्छा, ये तो अब एजुकेशन के हवाले से थी। आप चूंकि आपका रोल एक एज ए साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर का भी है, तो आप मुझे बताएं कि जो आपके पास जो काउंसलिंग के लिए आप जाती हैं, जो सवाल पूछते हैं, या आपके पास जो लोग आते हैं काउंसलिंग के, जनरली जो पेरेंट्स हैं उनके किस किस्म की वरीज या मेंटल इश्यूज हैं, और बच्चों के जो है ना हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में किस किस्म के टिपिकल इश्यूज हैं? पेरेंट्स के तो हमने काफी डिस्कस कर लिया। मैं बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू उस तरफ से बता देती हूँ कि क्या है कि बच्चों को सबसे बड़ी बात तो बच्चों के साथ ये कि उनके, वो कहते हैं कि जी जो मेन जो कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है, बच्चे कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स का एटीट्यूड ऐसा है, माय वे या हाईवे। वो हमें स्पेस नहीं देते, वो हमें चॉइस नहीं देते, वो हमारी बात नहीं सुनते। जबकि हमारे पास फिर सिवाय ये इस चारे के कि हम छुपा के उनसे करें जो भी कुछ हमें करना हो, और या फिर हम जो है वो कुछ बातें जो मनवा सकते हम मनवा लेते हैं, जो नहीं मनवा सकते हम नहीं मनवाते, और हम चुपके कर लेते हैं। लेकिन चुपके करने में उनकी पर्सनालिटी में शेम और गिल्ट इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि वो ऑनेस्ट बहुत होते हैं। यहाँ के बच्चे ऑनेस्ट बहुत होते हैं, वो ऐसे सिस्टम में पल बढ़ रहे हैं जहाँ पे ऑनेस्टी बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती है। तो वो उस शेम और गिल्ट को लेके उनके बहुत सारे इमोशनल इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से वो क्योंकि अपने घर में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। बाहर भी जब, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बच्चा एक बाहर बुलिंग का शिकार हुआ है, स्कूल में बुलिंग का शिकार हुआ है, तो वो क्योंकि आपने बचपन से डिस्कशन की आदत नहीं डाली, आप हमारे नजदीक क्लोजनेस का मतलब ये होता है कि माँ 3 वक्त का खाना टाइम पे बना के दे, आपको कपड़े धो के दे, बर्तन धो के, जबकि मेरा ख्याल है कि 12 साल की उम्र से ये सारे काम में चाहे लड़का हो या लड़की, उसको माँ बाप का हाथ बटाना चाहिए। तो क्लोजनेस करने के लिए टीनेज में जब आप क्लोज चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे क्लोज है, तो उनको ये करके मत दें, उनको इंटरडिपेंडेंट ना बनाएं, बल्कि उनको अपने साथ बिठा के उनसे डिस्कशन करें। और तो जब बच्चों में वो क्लोजनेस होती है, जब उनको पता होता है कि मेरे माँ या मेरा बाप जो है मेरी किसी बात पे भी मैड नहीं होगा, यानी कि वो ऐसा बिहेव नहीं करेगा, व्हाट तुमने ऐसा क्यों किया, या मुझे ब्लेम नहीं करेगा, या मुझे शेम नहीं देगा,
तो बच्चे ओपन अप होते हैं, आपको बताते हैं कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं, क्योंकि जब आप उनको ये स्पेस नहीं देते तो वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं, वो गैंग्स की तरफ जाते हैं, वो दूसरी चीजों की तरफ जाते हैं, या वो ड्रग्स से बहुत सारी अपने इमोशनल इश्यूज या अपने मेंटल हेल्थ के इश्यूज सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि जी मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर हो गया है, आके घर पेरेंट्स से कहते हैं, तो पेरेंट उसके जवाब में क्या कहता है, जब हम तुम्हारे बराबर थे तो हमारे घर में तो लाइट नहीं थी, हम तो खंबे के नीचे बैठ के पढ़ते थे, ये सारी बातें करते। तो हालांकि उस वक्त उसके खंबा भी नहीं होता एम्पैथी, था। हाँ एम्पैथी, ऐसा कोई और नहीं फलां कहता के था। बच्चे को देखो, फलां साहब के बच्चे को देखो, वो तो उसको तो ये मिला नहीं, हमने तो तुम्हें ये दिया हुआ है। सो दे टेक इट, पेरेंट्स टेक इट एज लाइक दिस इज अबाउट देम, दिस इज नॉट अबाउट यू, इज अबाउट योर चाइल्ड इज ओपन अप, लिसन टू हिम। तो ये एक बहुत बड़ा बच्चे कंप्लेन करते हैं। और अच्छा, एक दूसरी बड़ा कंप्लेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे अभी आई रिलेटेड टू द प्रीवियस टॉपिक व्हिच वी वर डिस्कसिंग। हर फैमिली की, हर कल्चर की, हर रिलीजन की एक रेड लाइंस होती हैं, ठीक है? अगर आपका बच्चा वो रेड लाइन क्रॉस करता है तो उसके लिए आप कब और कैसे उस रेड लाइन को ड्रॉ करें? उस वक्त समटाइम ऐसा भी होता है कि आप हाईवे और माई वे भी कहना पड़ सकता है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट एंड हाउ वी हैव टू हैंडल दैट इशू? मेरा ख्याल है कि बचपन से ही जब बच्चा टॉडलर हो, जब बच्चा बेबी हो, उस वक्त से आप कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एंड पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस रखें। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब पनिशमेंट नहीं है, ये नहीं हाँ कि ठीक है, आप उसको ओवरऑल। पनिश करें। आप कॉन्सिक्वेंसेस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा छोटा है और उसने होमवर्क नहीं किया, या वो जिद कर रहा है कि वो कुछ भी ऐसा काम जो आप कह रहे हैं आपकी बात नहीं मानेगा, उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि आप उसे उसका टीवी टाइम ना दें, अगर घर में कोई टीवी टाइम है। नॉर्मली हमारे यहाँ जो है टीवी को एज ए बेबी सिटर यूज किया जाता है, कि माँ को फोन पे बात करनी है, उसने टीवी खोल के या आईपैड दे दिया कि थोड़ी देर बैठ जाओ, मुझे सुकून से बात करने दो। सो हाउ मच यू आर अवेलेबल फॉर योर चाइल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ योर बाउंड्रीज। इसी तरह वही कॉन्सिक्वेंसेस आपको टीनेज में, आपको एडल्ट एज में लेके चलने होंगे, कि ये फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा या बच्ची जो है वो ड्राइव करते हैं और वो कहते हैं कि जी उन्होंने कोई लाइन जो है, आपने कहा कि जी कर्फ्यू टाइम जो घर आने का टाइम है वो 9 बजे है, रात के 9 बजे आप घर आ जाएं, आप दोस्तों के साथ हो, या 10 बजे या 11 या 12, ठीक है। जो भी आपका है। अगर वो कर्फ्यू टाइम की पाबंदी वो नहीं करते, तो आप जो है उन्हें कह दें कि गाड़ी की चाबी आप रख दीजिए, अगर गाड़ी आपने दिलवाई है, जो कि हमारे देसी पेरेंट्स के केसेस में मोस्टली बहुत जो ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग बहुत जी ज्यादा अपने बच्चों को बहुत ज्यादा करते हैं, हम उनको मेहनत करने की इस तरह से आदत नहीं डालते कि जब वो हाई स्कूल में हो तो वो अपनी समर जॉब्स करें या आफ्टर स्कूल जॉब्स करें, अपने पैसे जोड़ें या वो करें। हम इसको बुरा समझते हैं इस चीज को, कि हम ये समझते हैं कि हम अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रहे, जबकि आप अपने बच्चे को टीच नहीं कर रहे। जी बिल्कुल। तो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं आप सेट करें और आप अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें अहेड ऑफ टाइम। तो मेरी जितनी भी स्ट्रैटेजीज होंगी वो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज होंगी, कि होने से पहले, कुछ गड़बड़ होने से पहले आप रूल सेटअप करें। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद अगर आपका बच्चा कुछ ऐसे हालात से गुजर रहा है कि वो बाउंड्रीज को पुश कर रहा है और उसने बाउंड्रीज पुश कर ली और एंड अप होता है कानून की खिलाफ वर्जी करने में, पकड़ा जाता है, कुछ कर रहे थे, ड्रग करके ड्राइव कर रहे थे, ड्रंक ड्राइविंग कर रहे थे, या कुछ भी तोड़ा है कानून, तो फिर उस वक्त आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप उसको डिपेंड करता है कि किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस, अगर उसको वो उसकी बेल करानी है तो ऑफ कोर्स यू डू बेल हिम। और फिर उसके बाद आप कहें कि अब चीजें मेरे हाथ से निकल रही हैं, इस बात को आप एक्सेप्ट कर लें ना, कि ये चीज मेरे हाथ में नहीं है अब। तो आप उसके लिए प्रोफेशनल सर्विसेज जो कम्युनिटी में मौजूद हैं उनको उनसे कांटेक्ट करें और कहें कि जी मुझे मेरे बच्चे के लिए काउंसलिंग करवानी है। मोस्टली जो कम्युनिटी में सर्विसेज होती हैं वो फैमिली काउंसलिंग पे जोर देती हैं। जी, मेरा ये एक्चुअली आपसे यही सवाल था कि अब जैसा आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो पाकिस्तानी जो या साउथ एशियन कम्युनिटी के जो लोग आते हैं हमारे, स्पेशली ये कल्चर है कि अगर आप कोई मेंटल हेल्थ की बात करें तो हम कहते हैं पागल हो गया है, ठीक है? तो बड़ा उससे शाय अवे होते हैं और कोई काउंसलिंग की सर्विसेज हम नहीं लेते और हम कहते हैं कि नहीं, मुझे सब कुछ ठीक है, मैं तो क्या प्रॉब्लम है मुझे। तो क्या इस किस्म की हेजिटेंस आपको नजर आती है? हमारी वैसे तो ओवरऑल दुनिया में ही मेंटल हेल्थ को लेके बहुत स्टिग्मा है। कैनेडियन सोसाइटी में इटसेल्फ मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा स्टिग्मा है। माजूरी को, डिसेबिलिटी को उस लिहाज से रिस्पेक्ट हासिल नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। इक्वालिटी
राइट्स मौजूद हैं लेकिन उनकी पाबंदी इवन कैनेडियन सोसाइटी में मुश्किल है। और फिर हम लोग तो और भी पीछे हैं, तो हमारे यहाँ और भी बहुत ज्यादा स्टिग्मा है। हम लोग उस लेवल पे हैं कि हम मेंटल हेल्थ को एक्नॉलेज ही नहीं करते, हमारे नजदीक मेंटल हेल्थ की कोई अहमियत ही नहीं है। प्लस हम मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ में मिक्स अप करते हैं चीजों को। हमें ये नहीं पता कि इमोशनल हेल्थ एक टोटली अलग एरिया है और मेंटल हेल्थ अलग एरिया, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं वो। उनका आपस में वैसे मुझे भी नहीं पता। हाँ, मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ आपकी माहौल, आपका माहौल क्या है, आपकी परवरिश किस तरह हुई और आपकी जीन क्या है, उसकी वजह से जो आपकी ज़हनी कंडीशन के ऊपर असरात होते हैं वो मेंटल हेल्थ के एरिया में आते हैं। ये जीन्स में भी आते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन जो आपके जज्बात क्या हैं, आप किन चीजों से गुजर रहे हैं, आपके अच्छे बुरे जज्बात, दोनों जज्बात नेगेटिव और पॉजिटिव, मुस्बत और मंफी दोनों अहम हैं। तो ये टेम्परेरी फेज हुआ बेसिकली। उन जज्बात की आगही और उनको समझना, उनकी आगही और उनको महसूस करना और उनको एक्नॉलेज करना, उनको एम्ब्रेस करना, उनका इजहार करना सही तरीके से, वो इमोशनल हेल्थ के में आती है। तो बच्चे जब इमोशनल रफ पैच उनकी जिंदगी में है, वो डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, तो हम एक्नॉलेज ही नहीं करते, हम उसे बैड बिहेवियर कंसिडर करते हैं, हम उसको नेचुरल नहीं समझते, हम समझते हैं ये इनके कंट्रोल में है। तो एक कम्युनिटी में एक जो है वो इसके लिए काउंसलिंग के लिए ज्यादातर जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सजेस्ट की जाती है, जिसमें आप जो भी क्लाइंट है उसके साथ मिल के काम करते हैं, काउंसलर काम करता है कि वो उसके गोल क्या हैं और उनको लेके किस तरह खुद ओवरकम हो आप अपने तो किस किस्म की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, अगर किसी को इशू हो तो किस तरह से उनके साथ कम्युनिटी जो सपोर्ट अवेलेबल है, थ्रू डॉक्टर्स अवेलेबल है या आपके पहले जब जीपी से राब्ता करेंगे, कैसे ये अवेलेबल है, कैसे सबसे आसान काम तो यही है कि आप अपने जो आपका फैमिली डॉक्टर है आप उससे बात कर लें जाके, वो आपको रेफर कर देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप फैमिली डॉक्टर का रेफरल लेके वहां जाएं, आप डायरेक्टली इंटरनेट पे सर्च करें। आपकी अगर आप पील रीजन में, मैं क्योंकि पील में काम करती हूँ लिहाजा मुझे पता है कि पील रीजन मैंने कुछ निकाली भी है, मैं आपको बता देती हूँ। कैनेडियन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पील, वॉक इन काउंसलिंग, वॉकिंग क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही वॉक इन हो सकते हैं। हेल्पलाइन गुड टू टॉक पील में काम कर रही है। पील चिल्ड्रन सेंटर है, यूथ सेंटर है, इंडियन रेनबो एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, पंजाबी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज है, मुस्लिम वुमेन हेल्पलाइन है। बहुत सारी सर्विसेज हैं जो मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ के लिए काम करती हैं। ये फ्री अवेलेबल है, ये सब फ्री अवेलेबल है, ये सब कैनेडियन गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये सब के सब कैनेडियन सिटीजन और कैनेडियन इमिग्रेंट्स और जो लोग भी कनाडा में हैं उनका कोई भी स्टेटस हो सकता है, उनके लिए सर्विसेज फ्री अवेलेबल है। और आप ये कह रही हैं कि इसके लिए आपको रेफरल की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। और इसके अलावा अगर आप जो प्रोफेशनल काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और सोशल वर्कर के थ्रू, काउंसलर्स के थ्रू आप लेना चाहते हैं थेरेपी, तो वो ओहिप से कवर्ड है, सबकी सब। अच्छा, हाँ, ओके। इवन फॉर दी जो साइकोलॉजिस्ट की जो थेरेपी है वो भी ओहिप से कवर्ड है? साइकोलॉजिस्ट की थेरेपी एज लॉन्ग यहाँ सेंटर है, जैसे हॉल्टन में है या पील में है, वो सेंटर्स हैं, आपका फैमिली डॉक्टर वो आपको उसके लिए रेफरल देता है और आप उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। So these are also community based, और जैसे ये प्राइवेट बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, वो तो आई थिंक कवर नहीं है ओहिप से। प्राइवेट सम कवर्स हैं, सम नहीं, हर कोई नहीं लेता है ओहिप को, लेकिन कम्युनिटी के अपने सेंटर्स हैं मौजूद और उनमें उनके अपने काउंसलर्स, अपने साइकाइट्रिस्ट, अपने साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। ओके जी, ये अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ी अच्छी बातें की और बड़ी मालूमात में इजाफा किया, स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए और जो साउथ एशियन कम्युनिटी है यहाँ पे कनाडा में, उनको डेफिनेटली ये एक ब्रिज है और एक ट्रांजिशन पीरियड है। हम जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी और बच्चों के लिए भी डेफिनेटली, अगर आपके पास भी बच्चे भी अगर आते हैं तो डेफिनेटली आई होप कि आप बताती होंगी उनको कि उनको भी दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड सैक्रिफाइसेस, इट्स नॉट जस्ट नॉर्मल
जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल फैमिली ऑफ कैनेडियन, अगर हम पाकिस्तान में बैठ के तो एक नॉर्मल एक बच्चों की जो परवरिश कर रहे होते हैं, यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप लेके आपकी बच्चों की के लिए आए हैं, तो डेफिनेटली ये दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड, चिल्ड्रन शुड आल्सो अंडरस्टैंड, और पेरेंट्स भी डेफिनेटली अगर इतना बड़ा स्टेप लिया है तब उसको पूरा करें। अगर आपने इस्लामी जमहूरिया कनाडा बनाना है तो फिर तो देयर इज नो पॉइंट टू कम हियर। आप बना सकते नहीं, आप अपने बच्चे लूज कर देंगे, लिहाजा आपको थोड़ा सा इंटीग्रेट करने के लिए अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना होगा थोड़ा जी बहुत, और जी अपने कल्चर की जो अच्छी चीजें हैं वो यकीनन सिखाएं, वो बहुत फायदेमंद है। जी बहुत शुक्रिया समर इश्तियाक साहब, आपका दोबारा से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें टाइम दिया। और नाज़रीन आपको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको कोई भी किस्म का आपके बच्चों को आपको किसी किस्म का मेंटल हेल्थ इशू है या कोई इमोशनल जो आपकी जो स्टेट है उसके बारे में आपने कोई मशवरा करना है, और डेफिनेटली वो पील स्कूल के साथ तो काम करती हैं समर इश्तियाक साहबा, तो डेफिनेटली जो बच्चे वहाँ पे स्कूल में अटैच हैं उनके साथ भी करते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और शी इज़ ऑलवेज फॉर हेल्प फॉर यू गाइस। सो आप मेरे प्रोग्राम को देखें, हाइड पार्क को, आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ आप अपने कमेंट ज़रूर दें मेरे गेस्ट के बारे में, मेरे बारे में, सवालात के बारे में, ताकि हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर कर सकें। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत